दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। दोस्तों, अगर आपने मन से यह मान लिया है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आप कि निश्चित ही उस काम में हार होगी, आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। और अगर आपने यह ठान लिया है कि मुझे यह करना है, तो आपकी निश्चित ही जीत होगी, आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप अवश्य ही जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करोगे। इसलिए दोस्तों, मन में ठान लेना कि मुझे यह काम करना है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है टिग और मिग वेल्डिंग के ऊपर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आर्क वेल्डिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट, आर्क वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में स्टडी की थी, और साथ के साथ हमने गैस वेल्डिंग को भी पढ़ा था। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टिग और मिग वेल्डिंग, जो कि एक आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में टिग और मिग वेल्डिंग से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो जेईई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको भी मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टिग और मिग वेल्डिंग। दोस्तों देखिए, टिग वेल्डिंग क्या होती है। टिग वेल्डिंग के अंदर, टिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। देखिए दोस्तों, टिग वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक टिग वेल्डिंग की टॉर्च है। टिग वेल्डिंग में क्या होता है, टिग वेल्डिंग, टिग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो हमारा इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होगा, वेल्डिंग के दौरान कंज्यूम नहीं होगा। इलेक्ट्रोड का काम सिर्फ इतना रहेगा कि वो वेल्डिंग के दौरान एक हीट प्रोवाइड करेगा, आर्क प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारा जो बेस मेटल है उसको मेल्ट करेगी। और अगर दोस्तों बेस मेटल को वेल्ड करने में आपको कुछ फिलर मेटल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम फिलर मेटल एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं बाहर से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टिग वेल्डिंग कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, जो आप ये टिग वेल्डिंग की टॉर्च देख रहे हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जो कि हमारा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो कि एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। अब दोस्तों, जैसे ही टंगस्टन इलेक्ट्रोड को वर्क पीस के साथ टच कराया जाएगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण एक आर्क प्रोड्यूस होगी, जो कि जो बेस मेटल है उसको मेल्ट करेगी। अब दोस्तों, प्रोसीजर वही है कि आपने जो टिग वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिवली कनेक्ट किया है या नेगेटिवली कनेक्ट किया है, अगर आप डीसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने टिग वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और वर्क पीस को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है दोस्तों, अगर इसका उल्टा करते हैं कि हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और वर्क पीस को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब वेल्डिंग का जो इसका टिग वेल्डिंग का जो टॉर्च है उसको देखिए दोस्तों। इसके अंदर क्या है, एक हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक तरफ से क्या हो रही है, इनर्ट गैस की सप्लाई हो रही है। इनर्ट गैस दोस्तों क्या काम करती है, अब जैसे जहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगी, मोल्टन मेटल क्रिएट होगा, मेटल हमारा मेल्ट होगा, उसके चारों तरफ एक शील्ड का काम करेगी, जो कि एक शील्डिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगी, जो वेल्डिंग को या हमारे वर्क पीस को और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेट होने से बचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साथ के साथ जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है उसको कूल रखने के लिए वाटर सप्लाई दी जाती है, जो कि क्या करती है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड को कूल रखेगी, ताकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ जाए, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो डिफॉर्म ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिलर मेटल अलग से प्रोवाइड कराना है, तो आप फिलर मेटल रोड देख सकते हो। फिलर मेटल रोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिलर मेटल को अलग से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट, टिग वेल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है
मेटल को जॉइंट करने के लिए और आर्क प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो सील्ड गैस है वो होज़ में से ही, जो वेल्डिंग टॉर्च है उसमें से होज़ पाइप के थ्रू सील्ड गैस प्रोवाइड कराई जाती है। नॉर्मली जो सील्ड गैस हम यूज़ करते हैं वो होती है आर्गन, या तो प्योर आर्गन या फिर आर्गन को मिक्स करके हीलियम के साथ। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा आर्गन का प्रयोग किया जाता है ड्यूरिंग टिग वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा फिलर मेटल की तो आप फिलर मेटल बाहर से प्रोवाइड करा सकते हैं। जो हमारा शील्ड गैस है वो क्या करेगी, टंगस्टन को, जो हमारा वेल्ड पूल है उसको, और जो फिलर मेटल है, तीनों को ही क्या करती है, कंटेमिनेट होने से बचाती है। इनर्ट गैस का मतलब दोस्तों आपको पता है कि जो कि नॉन रिएक्टिव है किसी भी चीज़ के साथ, तो एटमॉस्फेयर में वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी, ना ही हमारे जो बेस मेटल है या हमारा जो वेल्ड पूल है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, उसके साथ वो गैस कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए दोस्तों उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए टंगस्टन का जो आर्क वेल्डिंग का सेटअप है उसमें क्या होता है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग सेटअप में ये एक मशीन है जो कि पावर सप्लाई का काम करेगी। अब पावर सप्लाई दोस्तों कुछ भी हो सकती है, आप एसी पावर सप्लाई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर डीसी पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर एसी पावर सप्लाई यूज़ करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसी पावर सप्लाई के अंदर पोलैरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, पोलैरिटी हर साइकिल में चेंज होती रहती है। हाफ साइकिल में अगर वो स्ट्रेट पोलैरिटी रहेगी तो हाफ साइकिल में क्या हो जाएगी, नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी। अगर आप पोलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें डीसी पावर सोर्स यूज़ करना पड़ेगा। एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम स्ट्रेट पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ये एक हमारा जो इनर्ट गैस है उसका सिलेंडर है, जो कि जिसके ऊपर फ्लो मीटर, कंट्रोल वॉल और ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए वॉल लगा होता है, जो कि क्या करता है, एक पाइप के थ्रू, होज़ के थ्रू जो वेल्डिंग टॉर्च, ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च को शील्ड गैस, जो इनर्ट गैस है हमारी, वो प्रोवाइड कराता है। अब देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई का जो एक सोर्स है वो वर्क पीस के साथ लगा हुआ है और दूसरा जो पावर सप्लाई का सोर्स है वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मेन सप्लाई, ये हमारी टिग वेल्डिंग की टॉर्च। देखिए दोस्तों, टिग वेल्डिंग की टॉर्च को थोड़ा क्लोजली दिखाया गया है। अब दोस्तों देखिए टिग वेल्डिंग की टॉर्च के अंदर क्या है, दिस इज़ आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, इस डायरेक्शन में हम वेल्डिंग करते हुए ट्रैवल कर रहे हैं, और ये हमारी क्या है, टिग वेल्डिंग की टॉर्च। अब देखो दोस्तों, टिग वेल्डिंग की टॉर्च के अंदर एक करंट केबल जो कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को चार्ज करेगी, एक हमारे पास वाटर की इनलेट और आउटलेट सप्लाई जो कि क्या करता है, जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ताकि ओवरहीट होके टंगस्टन का इलेक्ट्रोड डिफॉर्म ना हो जाए, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के टेम्परेचर को कम रखते हैं, ठंडा रखते हैं। उसके लिए हम कूलिंग वाटर अलग से प्रोवाइड कराते हैं। एक तरफ से कूलिंग वाटर इन होगा, इलेक्ट्रोड को ठंडा करेगा और बाहर निकल जाएगा, लाइक हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफ़र के अंदर, या हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो हम थर्मल के स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आपको हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हम सील्ड गैस, जो कि हमारी इनर्ट गैस है, जैसा कि आपने देखा था कि एक सिलेंडर से क्या होती है, इनर्ट गैस जो कि आर्गन या हीलियम, नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आर्गन, तो वो हम इधर से एंटर कराते हैं और एंटर कराने के बाद वो क्या करेगी, जहाँ पे हमारा जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है और जो हमारा वेल्ड पूल है, यहाँ पर एक शील्ड का काम करेगी, जो कि इसको कंटेमिनेट होने से बचाएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से बचाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो कि आप देख सकते हो, ये फिलर रोड है। और अगर एक फिक्स सेटअप है हमारा, तो फिलर रोड को गाइड करने के लिए क्या लगा होता है, एक फिलर रोड गाइड मैकेनिज़्म बनाया जाता है, ताकि फिलर रोड का जो एंगल है, ओरिएंटेशन है, वो चेंज ना हो, जिससे कि हमारी वेल्डिंग जो हो वो एक समान बने। अब देखिए दोस्तों, जो नॉर्मली जो हमारा फिलर रोड का एंगल होता है टिग वेल्डिंग के अंदर, वो होता है 10 to 20 डिग्री। ये चीज़ भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, 10 to 20 डिग्री। कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जो फिलर रोड का एंगल होगा वो क्या होगा, 10 to 20 डिग्री। और जो हमारी वेल्डिंग की टॉर्च है
उसका नॉर्मल एंगल हमारा रहता है 70 टू 80 डिग्री। जो वेल्डिंग टॉर्च के अगर एंगल की हम बात करें तो वेल्डिंग टॉर्च का एंगल हमारा रहेगा 70 टू 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये नीचे हमारा एक बेस मेटल जिसको आपको वेल्ड करना है। आप देख सकते हो कि वेल्डिंग टॉर्च के अंदर ही करंट केबल जो इलेक्ट्रोड को चार्ज करेगी, साथ में वाटर सप्लाई टंगस्टन इलेक्ट्रोड को ठंडा रखने के लिए, सील्ड गैस पाइप जो कि क्या करेगा, इनर्ट गैस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब सेटअप क्या होता है, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर ही बना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पोलैरिटी का कंसेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, टिग वेल्डिंग के अंदर हम 3 तरह की पोलैरिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी और अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों, जो हमारे पास डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी होती है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और वर्कपीस पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोड नेगेटिव होने से दोस्तों क्या होगा कि 1/3 ऑफ द हीट हमारी इलेक्ट्रोड के ऊपर रहेगी। अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव और इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी हीट रहेगी, 1/3 ऑफ द टोटल हीट। और जो मेरा वर्क पीस है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और उसके ऊपर 2/3 ऑफ द हीट। ठीक है दोस्तों, अगर डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी की बात करते हैं तो उसमें उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव और वर्क पीस हो जाएगा नेगेटिव। तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर 2/3 ऑफ द टोटल हीट और वर्क पीस के ऊपर 1/3 ऑफ द टोटल हीट यूज़ हो जाएगी। अब दोस्तों, इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेट ऑफ डिपोजिशन हाई चाहिए तो आपको फिलर मेटल को ज़्यादा मेल्ट कराना पड़ेगा, और रेट ऑफ फिलर मेटल को ज़्यादा मेल्ट कराने के लिए फिलर मेटल के ऊपर ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ज़्यादा हीट दोस्तों आपको पता है कि किस पोलैरिटी में होती है, जब हम रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर 2/3 ऑफ द हीट एक्यूमुलेट होती है। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा और रेट ऑफ डिपोजिशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, अगर आपका रेट ऑफ डिपोजिशन ज़्यादा चाहिए और पेनिट्रेशन कम चाहिए वर्क पीस के अंदर, तो हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही अगर पेनिट्रेशन आपको ज़्यादा चाहिए और जो रेट ऑफ डिपोजिशन है वो कम चाहिए तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कि जो टिग वेल्डिंग है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। अब टिग वेल्डिंग के एडवांटेज की अगर बात करें दोस्तों, तो एक तो इसके अंदर कोई भी फ्लक्स यूज़ नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स ना यूज़ होने के कारण क्या होगा कि फ्लक्स जो एंट्रैपमेंट है उसके चांस नहीं रहेंगे कि फ्लक्स क्या हो, हमारा जो वेल्ड पूल है उसके साथ एंट्रैप ना हो, उसके अंदर वेल्डिंग डिफेक्ट ना प्रोड्यूस करे। तो उस चीज़ को यहाँ पर अवॉइड हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी फ्लक्स इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और टिग वेल्डिंग के अंदर दोस्तों आप बिल्कुल थिन शीट्स लाइक 0.125 mm की शीट को भी आप क्या कर सकते हो, ईज़िली वेल्ड कर सकते हो टिग वेल्डिंग के अंदर, जो कि किसी और वेल्डिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। हीट इफेक्टेड जोन बहुत ही कम रहता है, यानी कि हीट इफेक्टेड जोन मीन्स कि जब वेल्डिंग की टॉर्च बेस मेटल को गर्म करती है तो उससे क्या होता है कि आसपास का जो एरिया है वो गर्म हो जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हीट इफेक्टेड जोन, कि कितना जोन हीट से अफेक्ट हुआ है। तो टिग वेल्डिंग के अंदर हीट इफेक्टेड जोन बहुत कम है। टिग वेल्डिंग की टॉर्च से सिर्फ वहीं पर हीट जनरेट होगी जहाँ पर आपको वेल्डिंग करनी है। अनलाइक मेटल्स को आप इजीली जोड़ सकते हो, जैसे आपने कॉपर के साथ स्टेनलेस स्टील को जॉइंट करना है या एलुमिनियम के साथ कॉपर को जॉइन करना है, तो आप टिग वेल्डिंग का यूज़ करके आप इजीली जॉइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसकी डिसएडवांटेजेस। अब किसी चीज़ की अगर दोस्तों फ़ायदे हैं तो उसका कुछ नुकसान भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जो टंगस्टन है, अगर बाय चांस गलती से वेल्ड मेटल के साथ टच हो गया तो वो क्या करेगा, वेल्ड मेटल को कंटेमिनेट कर देता है। तो ये इसकी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ठीक है फ्रेंड्स,
और देखिए दोस्तों, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि जो टिग वेल्डिंग है उसके अंदर वेल्डिंग टॉर्च को आपको एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। अगर फिलर मेटल आपको रिक्वायर्ड है तो आपको अलग से दूसरे हाथ का यूज़ करके फिलर मेटल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो आपके दोनों हाथ क्या होंगे, वेल्डिंग के दौरान एंगेज हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो हमारी वेल्डिंग की स्पीड है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेस। जैसे हमने सिंपल आर्क वेल्डिंग की बात की थी दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। अब इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर ही क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और उससे ही क्या हो रहा है, वो फिलर मेटल का भी काम कर रहा है और आर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, वेल्डिंग की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर फिलर मेटल आपको अलग से प्रोवाइड कराना है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपकी वेल्डिंग की स्पीड है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस। और दोस्तों इसके अंदर एक क्या होता है कि अगर आपका जो वेल्डिंग का जो फिलर रोड है आपकी, या आपकी जो टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन के तो चांसेस चलो कम रहते हैं, मेनली जो आपकी फिलर रोड है, अगर वेल्डिंग के दौरान जैसे फिलर रोड को आपने क्या कर रखा है, वेल्डिंग पूल में फिलर रोड आपकी है जो कि इनर्ट गैस से क्या हो रखी है, एक इनर्ट गैस के अंदर ही आपकी मेल्ट हो रही है। अब ह्यूमन एरर है भी हो सकता है कि बाय चांस काम करते हुए क्या हुआ कि जो आपकी फिलर रोड है वो वेल्ड जो हमारा इनर्ट गैस की शील्ड है उससे बाहर निकल गई। तो क्या होगा, एकदम से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से जो फिलर मेटल है वो क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। और साथ ही और एकदम से उसको वापस वेल्डिंग पूल में अगर आपने डाल दिया तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो वेल्ड है उसको भी क्या करेगा, कंटेमिनेट कर देगा। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है कि आपको अगर आप फिलर रोड का यूज़ करना है तो आपको प्रॉपर फिलर रोड को जो इनर्ट गैस का जो एक शील्ड बनती है उसके अंदर ही आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगी, आपकी फिलर रोड कंटेमिनेट हो जाएगी और जिससे कि जो वेल्डिंग की क्वालिटी है वो कम हो जाती है और वेल्डिंग के अंदर डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं ये सब दोस्तों ये सब दोस्तों हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे हमारे उसके अंदर हम वेल्डिंग के डिफेक्ट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि टिग वेल्डिंग की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, टिग वेल्डिंग कहाँ पर यूज़ होती है। तो टिग वेल्डिंग देखिए दोस्तों, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ब्रॉस, कॉपर, ब्रोंज, इन सब मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, टिग वेल्डिंग से जॉइंट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरी मेटल, ज़्यादा थिक साइज़ नहीं, थिन शीट्स को आप क्या कर सकते हो, टिग वेल्डिंग की हेल्प से जॉइंट कर सकते हो ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ मेटल्स। ठीक है दोस्तों, थिनर सेक्शंस को हम ईज़िली जैसे कि मैंने आपको बताया वेल्डिंग कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रॉकेट मोटर के चैम्बर बनते हैं उनके अंदर भी टिग वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। या जो हमारी जो टर्बाइंस होती हैं, टर्बाइंस के अंदर भी जो ब्लेड की वेल्डिंग होती है उसके अंदर आप उसको टिग वेल्डिंग को यूज़ कर सकते हो। या स्मॉल वर्क जैसे ट्रांजिस्टर केस हो गए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो क्या होती है, टिग वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टिग वेल्डिंग का कंसेप्ट कि टिग वेल्डिंग क्या होती है। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। टिग वेल्डिंग इज़ ए वेल्डिंग इन विच अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ हीट। एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं हीट जनरेशन के लिए। और अगर आपको फिलर मेटल की ज़रूरत है तो फिलर मेटल अलग से प्रोवाइड किया जाता है। और इनर्ट गैस का मतलब है कि जो आपकी एक शील्ड बनाएगी हमारे वेल्डिंग पूल के ऊपर, जिससे कि क्या होगा कि जो वेल्ड मेटल है हमारा या फिलर रोड है या टंक्शन का इलेक्ट्रोड है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और कंटेमिनेट होने से बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये हो रखी है टिग वेल्डिंग। देखिए दोस्तों कितनी फाइन वेल्डिंग, बिल्कुल जो वेल्डिंग बीड है आपको एक एक बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, कितने अच्छे से वेल्डिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मिग वेल्डिंग। अब दोस्तों जैसे हमने बात की थी कि जो ये टिग और मिग दोनों ही क्या हैं, एक आर्क वेल्डिंग का कंसेप्ट है, आर्क वेल्डिंग के ही टाइप हैं। दोनों में ही जो आर्क का प्रोड्यूसिंग मीडियम है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। और इनर्ट गैस क्या करेगी, वेल्ड को कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। तो मिग वेल्डिंग को देखिए दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या इसको हम बोलते हैं GMAW, दैट इज़ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग।
ठीक है दोस्तों, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ऐसे ही दोस्तों जैसे हमने इसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोला है, ऐसे हम टंगस्टन जो हमारी इनर्ट गैस वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, उसको भी दोस्तों हम बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW। जैसे GMAW, ऐसे ही जो हमारे पास टिग वेल्डिंग होती है उसको भी हम बोलते हैं GTAW, दैट इज़ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मिग वेल्डिंग की हम बात करते हैं। मिग वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से स्पार्क प्रोड्यूस होता है या आर्क प्रोड्यूस की जाती है, जो कि कंटिन्यूसली बनी रहती है। और जो हमारा फिलर मेटल है वो एज इन द फॉर्म ऑफ वायर, वही इलेक्ट्रोड का काम करेगा, वही फिलर मेटल का काम करेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ये देखिए, ये हमारी एक मिग वेल्डिंग का सेटअप है। ये मिग वेल्डिंग की टॉर्च है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक वायर की फॉर्म में, जिसको आप इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, वायर की फॉर्म में इलेक्ट्रोड चल रहा है, जो कि पीछे एक मैकेनिज़्म लगा होता है। रोलर की हेल्प से क्या होती है, जो वायर है वो कंटिन्यूसली फीड की जाती है वेल्डिंग पूल के अंदर। और वेल्डिंग स्टार्ट करने का दोस्तों वही तरीका रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड है उसको बेस मेटल के साथ टच करा के शॉर्ट सर्किट की हेल्प से एक आर्क स्टार्ट की जाती है। और वो आर्क एक, उसके बाद जब हम एक प्रॉपर गैप मेंटेन करते हैं तो जो हमारी आर्क है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। अब टिग वेल्डिंग के अंदर दोस्तों आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रोड था उसको आपने टच किया और हटा लिया, तो वो क्या था, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था जो कि कंज्यूम नहीं हो रहा था। बट यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो कि कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे हमारा बेस मेटल है, ये हमारी जो मिग वेल्डिंग की नोज़ल है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, एक हमारा इलेक्ट्रोड चल रहा है जो कि कंज्यूमेबल है, और साथ में क्या हो रहा है, इनर्ट गैस का सेम फंक्शन जो आपने टिग वेल्डिंग में देखा था। वेल्डिंग पूल इलेक्ट्रोड को एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। और जो इनर्ट गैस है दोस्तों वो हमारी वही रहेगी सेम, आर्गन और हीलियम। नॉर्मली या तो प्योर आर्गन यूज़ की जाती है या आर्गन और हीलियम का मिक्सचर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मिग वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग जो मशीन है उसके अंदर 2 रोलर्स लगे होते हैं। रोलर्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली फीडिंग देंगे फिलर मेटल की या इलेक्ट्रोड की, जो कि बेस मेटल के साथ टच होकर जब आर्क प्रोड्यूस करेगा तो साथ साथ मेल्ट होता रहेगा, और जो वेल्ड बीड है वो बनती रहेगी और वेल्डिंग हमारी होती रहेगी। ऐसे ही इनर्ट गैस का सिलेंडर जो क्या करेगा, इनर्ट गैस की सप्लाई देगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पावर सोर्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो टिग वेल्डिंग होती है, टिग वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, हम AC DC दोनों ही तरह का करंट यूज़ करते हैं। या तो आप DC यूज़ करो रिवर्स पोलैरिटी या स्ट्रेट पोलैरिटी में, या AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। बट इन केस ऑफ मिग वेल्डिंग नॉर्मली, या कह सकते हो कि ओनली DC करंट इज़ यूज्ड। मिग वेल्डिंग के अंदर केवल और केवल हमारा क्या होता है दोस्तों, DC करंट यूज़ किया जाता है मिग वेल्डिंग के अंदर। अब देखिए दोस्तों ऑपरेशन कैसे है, मिग वेल्डिंग कैसे स्टार्ट होती है। अब स्टार्ट करने का तरीका सेम वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। वेल्डिंग को आप जैसे ही इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ टच करोगे, शॉर्ट सर्किट से आर्क प्रोड्यूस होगी और आपकी वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड की टॉर्च के अंदर ही इनर्ट गैस की सप्लाई हो रखी है। और इसके अंदर नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम यूज़ करेंगे DC वेल्डिंग, दैट इज़ DC करंट रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी मीन्स कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी कि 2/3 ऑफ द हीट ऑन इलेक्ट्रोड, जो कि ज़्यादा मेल्ट होगा और ज़्यादा डिपोजिशन रेट इसके अंदर रहेगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, मिग वेल्डिंग के अंदर 2 तरह का मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, आर्क की लेंथ को एडजस्ट करता है सेल्फ। उसके अंदर जो 2 तरह के मेथड है वो एक है हमारा सेल्फ एडजस्टिंग आर्क और सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क। ठीक है दोस्तों, सेल्फ एडजस्टिंग आर्क और सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग आर्क
और सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क। अब दोस्तों देखो, सेल्फ एडजस्टिंग आर्क के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो हम पावर का जो सोर्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सेल्फ एडजस्टिंग आर्क के अंदर फ्लैट करैक्टरिस्टिक। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, एक फ्लैट करैक्टरिस्टिक सोर्स है जिसकी वोल्टेज और करंट का ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसमें देखो दोस्तों क्या होता है कि मान लो जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो, इसको आप ध्यान से सुनना कंसेप्ट को। जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो, अब वेल्डिंग करने के दौरान क्या हुआ कि जो आपकी वेल्डिंग की जो आर्क की लेंथ है वो कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब आर्क लेंथ जैसे ही आपकी डिक्रीज़ होगी दोस्तों, ठीक है, ये आप देख सकते हो L1 L2, L1 इज़ लेस देन L2। अब L2 से अगर आपकी लेंथ L1 हो गई तो उस केस में क्या होगा, आपका एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, स्लाइटली क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज जैसे ही दोस्तों कम होता है तो एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है, अगर वोल्टेज घटेगी तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि जो पावर होती है हमारे पास वो क्या होती है, V/I। अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। अब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी आर्क लेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज कम होगी, और वोल्टेज कम होने के साथ ही क्या होगा, आपका करंट बढ़ जाएगा। अब करंट बढ़ते ही क्या होगा कि जो आर्क की लेंथ है वो फिर से क्या होगी, क्योंकि करंट बढ़ने का क्या मतलब है कि आपका जो मेटल है या इलेक्ट्रोड है, फिलर मेटल है, वो ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, करंट बढ़ेगा। तो अब करंट बढ़ने से जब वो ज़्यादा मेल्ट होगा तो क्या होगी, आर्क की लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए इसको दोस्तों बोलते हैं हम कि सेल्फ एडजस्टिंग आर्क। ये क्या करती है, एक फ्लैट जो करैक्टरिस्टिक है पावर सोर्स वो यूज़ करती है। अब दोस्तों ये है हमारा एक ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक, ड्रॉपिंग जो कि एकदम से ड्रॉप हो रहा है। अब दूसरा जो मेथड है वो है सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क। जो आर्क क्या करेगी, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेगी। इस केस में देखो दोस्तों क्या होता है, कंसेप्ट वही है, जैसे ही आपकी अगर आर्क लेंथ कम होती है तो आपकी वेल्डिंग क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब सेल्फ एडजस्टिंग आर्क में आपने क्या देखा कि अगर आपकी वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो आपका करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने से ही क्या होता है कि आपकी आर्क की लेंथ फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसमें डिफरेंस देखिए आप, इसके अंदर क्या होगा, अगर आपकी आर्क लेंथ कम हो रही है तो वोल्टेज कम होगी, सिमिलर टू दिस। अब अगर वोल्टेज कम हुई तो इसमें क्या होगा, जो रोलर्स हैं, जैसे मैंने आपको सेटअप के अंदर दिखाया था कि जो रोलर्स हैं, वेल्डिंग के जो रोलर हैं, उनकी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। अब रोलर की स्पीड इंक्रीज़ हो गई तो क्या होगा कि जो फिलर मेटल है, जो वायर की फॉर्म में फिलर मेटल जा रहा है अंदर, तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा टच करने की कोशिश करेगा वर्क पीस को, तो उससे क्या होगा कि आर्क लेंथ आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरह के मेथड हैं जो हम आर्क को, मतलब आर्क की एक प्रॉपर लेंथ मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, या तो सेल्फ एडजस्टिंग आर्क या सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क। सेल्फ एडजस्टिंग आर्क के अंदर करंट ऑटोमेटिकली करंट बढ़कर आर्क की लेंथ को मेंटेन करेगा, और इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क है, इसके अंदर जो रोलर्स की स्पीड है वो क्या होगी, वो वेरी करेगी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिपेंडिंग अपॉन द आर्क लेंथ आपकी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इसके अंदर जो सेल्फ एडजस्टिंग आर्क है, इसके अंदर जो रोलर की स्पीड है वो रहती है कांस्टेंट। इसके अंदर रोलर की स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, बट इसके अंदर क्या रहती है, जो रोलर की स्पीड है वो क्या रहेगी, वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मेटल ट्रांसफ़र जो मिग वेल्डिंग के अंदर है दोस्तों, वो किस किस टाइप से होता है, इनको इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा नॉर्मली जो हमारे पास मेटल ट्रांसफ़र होता है, जो यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है स्प्रे की फॉर्म में। जो मेटल है, जैसे ही आपका मेटल मेल्ट होगा तो वो क्या करेगा, एक स्प्रे की फॉर्म में, बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारा जो बेस मेटल है उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा एक मैग्नेटिक एक्शन से। क्योंकि जब डीसी पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो क्या होती है, एक मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक जनरेट हो जाती है बेस मेटल के अंदर, जो कि क्या करेगी, जो मेटल की स्प्रे है उसको अट्रैक्ट करेगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, एक वेल्डिंग क्रिएट हो जाएगी बेस मेटल के ऊपर। बाकी डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। हम शॉर्ट सर्किट की हेल्प से स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी मेटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिग ड्रॉप्स की फॉर्म में, जिसको ग्लोबुलर ट्रांसफ़र कहा जाता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। पल्स्ड स्प्रे ट्रांसफार्मर पल्सिस की फॉर्म में, यानी कि पल्सिस मीन्स रोक रोक के। रोटेटिंग स्प्रे नॉर्मली हेलिकल फॉर्म में, जो ये रोटेटिंग स्प्रे है नॉर्मली क्या होता है, हेलिकल फॉर्म में मेटल का डिपॉजिट कराया जाता है। वो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका जो वेल्डिंग सेटअप है
वो किस टाइप का है, उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वो सब मेनली। जो सबसे पहले अगर क्वेश्चन के पेपर के अंदर भी कोई क्वेश्चन आता है कि जो मेटल ट्रांसफ़र है इन मिग वेल्डिंग वो कैसे होता है, तो जो मिग वेल्डिंग के अंदर मेटल ट्रांसफ़र है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा स्प्रे की फॉर्म में होता है, दैट इज़ फाइन स्प्रे। ये दोस्तों इक्विपमेंट आप देख सकते हो मिग वेल्डिंग के अंदर, जो मिग वेल्डिंग का हमारा सेटअप है पूरा कंप्लीट, उसको आप देख सकते हो। ये हमारा जो इनर्ट गैस का सिलेंडर है, ये जो रोलर्स की मैंने आपको बात की जो क्या करते हैं, ये हमारा वायर रील है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोड वायर, मतलब जो वायर ही है हमारी, जो इलेक्ट्रोड है वो रोल हो रखी है और रोलर की हेल्प से वो वेल्डिंग टॉर्च के थ्रू जाकर आगे मेल्ट हो रही है और वेल्डिंग एक्शन को परफॉर्म कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनर्ट गैस की सप्लाई आप देख सकते हो। ये हमारा पावर सोर्स है जहाँ से पावर जनरेट हो रही है। नॉर्मली यहाँ पर देखो दोस्तों जो रिवर्स पोलैरिटी को यूज़ करके दिखाया गया है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली कनेक्टेड है और जो वर्क पीस है वो नेगेटिवली कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग आर्क करेक्टरिस्टिक है, सेल्फ एडजस्टिंग आर्क करेक्टरिस्टिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो रोलर की स्पीड है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, रोलर की स्पीड चेंज नहीं होगी। और जो सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क है उसके अंदर क्या होगी, रोलर की स्पीड आपकी वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द डिक्रीज़ और इंक्रीज़ ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि जो वेल्डिंग हो रही है हमारी, जो वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको दोनों हाथ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वेल्डिंग की टॉर्च है उसके अंदर ही आर्क भी प्रोड्यूस हो रही है और फिलर मेटल भी आपका वहीं से सप्लाई हो रहा है। तो इस केस में वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, लेस स्किल्ड ऑपरेटर भी वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और क्योंकि आपको जो फिलर मेटल है वो कंटिन्यूसली फीड हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा वेल्डिंग की स्पीड आपको मिलेगी मिग वेल्डिंग के अंदर। क्योंकि ना तो आपको, जैसे अब सिंपल अगर आर्क वेल्डिंग की बात करें तो उसके अंदर भी क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उसकी लेंथ एक फ़िक्स है 250-300 mm। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा आपको फिर से इलेक्ट्रोड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या होगा कि आपको एक बार पूरा का पूरा रोल आपने लगा दिया है इलेक्ट्रोड का, तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक भी आप वेल्डिंग करोगे। तो इसके अंदर जो वेल्डिंग की स्पीड है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेस। अब थिन और थिक दोनों शीट्स को आप वेल्ड कर सकते हो इस वेल्डिंग के अंदर। और क्योंकि दोस्तों फिलर मेटल आपको कोई अलग से नहीं यूज़ करना है, तो जो वेल्डिंग की विजिबिलिटी रहती है जब आज जहाँ पर आप वेल्ड कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर रहती है। आप वेल्ड करते हुए बिल्कुल आपको क्लियरली दिखेगा कि कहाँ पर मेरी वेल्ड हो रही है, कहाँ पर मेरी वेल्ड चल रही है। और क्योंकि मैग्नेटिक एक्शन प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है, स्पैटर जो प्रोड्यूस होते हैं, एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है स्पैटर, वो हम नेक्स्ट जब वेल्डिंग डिफेक्ट पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। जो वेल्डिंग मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जो वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, मेटल स्प्रे या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इधर उधर फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पैटर। तो दोस्तों स्पैटर्स इसके अंदर बहुत ही कम, ये नेग्लिजिबल आप कह सकते हो कि स्पैटर्स बनते ही नहीं हैं। तो जो वेल्डिंग है उसकी एक क्लीननेस बनी रहती है, वेल्डिंग बिल्कुल क्या रहती है, क्लीन रहती है। कुछ इसके डिसएडवांटेज दोस्तों, क्योंकि आपने वेल्डिंग का जो सेटअप देखा, अब रोलर्स की स्पीड एडजस्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म लगा होगा, रोलर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा डीसी सेटअप वैसे ही कॉस्टली होता है। तो जो ओवरऑल बात करें एज़ कम्पेयर टू टिग वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग के सेटअप से, तो जो इसकी कॉस्ट है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी अदर वेल्डिंग इक्विपमेंट से जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं। अब दोस्तों क्योंकि अब इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल का जो कूलिंग रेट है वो बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। और देखो क्योंकि दोस्तों आपको एक टॉर्च के अंदर से ही क्या हो रहा है, वायर निकल रही है। अब टॉर्च का जो थोड़ा जो साइज़ है वो लगभग मान लो आगे से फ्रंट से 10 mm के आसपास या 15 mm के आसपास होगा। तो जो स्मॉल कॉर्नर्स हैं, जैसे ये आपकी वेल्डिंग टॉर्च है, इसके अंदर एक ये इलेक्ट्रोड निकल रहा है, तो क्योंकि इस साइज़ का जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है इस साइज़ की, वो कॉर्नर्स में नहीं जा सकती। तो जो स्मॉल कॉर्नर्स हैं उन पर वेल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मिग वेल्डिंग से। अगर आप कॉर्नर में वेल्डिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं दोस्तों। ये तो बिल्कुल क्लियर बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ की
अच्छा ही देखते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई भी ज़रूर होती है। अगर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी अवश्य होता है। एप्लीकेशंस क्या हैं दोस्तों इसकी? फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों टाइप के मेटल्स को आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, प्रेशर वेसल्स में, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इन सब इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली वेल्डिंग है। वेल्डिंग अगर आपको टूल स्टील और वेल्डिंग डाइस को, जो डाइस होती है हमारी, उनको वेल्ड करना है तो मिग वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। ये देखिए दोस्तों एक डिफरेंस टिग और मिग वेल्डिंग के अंदर। यहाँ पर आपको जो टिग और मिग वेल्डिंग में अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगी। अब एक तरफ देख सकते हो मिग वेल्डिंग का सेटअप, जिसके अंदर रोलर की हेल्प से एक फिलर मेटल जो कि कंज्यूमेबल है कंटिन्यूसली फीड किया जा रहा है। और टिग वेल्डिंग के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो फिक्स है, दैट इज़ नॉन कंज्यूमेबल। वो क्या करता है, केवल आर्क प्रोड्यूस करता है वेल्डिंग के लिए। टिग वेल्डिंग के अंदर जो फिलर मेटल है वो अलग से प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। इसके अंदर फिलर मेटल अलग से नहीं प्रोवाइड हो रहा है। फिलर मेटल आपका इलेक्ट्रोड जो है वही फिलर मेटल का भी काम कर रहा है। बाकी दोस्तों जो वेल्डिंग का कंसेप्ट है वो लगभग सेम है कि वैसे ही इनर्ट गैस जैसे इसके अंदर सील्ड एक प्रोड्यूस करेगी, ऐसे ही इनर्ट गैस इसके अंदर भी एक सील्ड प्रोड्यूस करेगी, जो कि एनवायरनमेंट से हमारे वेल्ड पूल को, इलेक्ट्रोड को और फिलर मेटल को कंटेमिनेट होने से बचाएगी। ठीक है फ्रेंड, बाकी हम बात कर ही चुके हैं कि जो कॉस्ट वाइज अगर कंपैरिजन करें तो मिग वेल्डिंग ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू टिग वेल्डिंग। स्पीड की अगर बात करें तो टिग वेल्डिंग की स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है। टिग वेल्डिंग के अंदर हम बिल्कुल ही थिनर सेक्शंस को वेल्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिन सेक्शंस को भी, जैसे लाइक मैंने आपको बताया था 0.125 mm। और मिग वेल्डिंग के अंदर आप ज़्यादा थिन सेक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते, वेल्ड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टिग और मिग वेल्डिंग का कंसेप्ट। अब देखिए दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि कुछ लास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो कि वेल्डिंग से मेनली कुछ यही क्वेश्चंस है दोस्तों जो टिग और मिग वेल्डिंग से बनते हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग गैसेज आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है? दोस्तों जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है उसके अंदर मैंने आपको बताया जो इनर्ट गैस है वो हम क्या यूज़ करते हैं, आर्गन और हीलियम। आर्गन और हीलियम को यूज़ किया जाता है इनर्ट गैस के रूप में, चाहे टिग वेल्डिंग हो चाहे मिग वेल्डिंग हो। अगर मिग वेल्डिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है कि मिग वेल्डिंग के अंदर हम कौन सी इनर्ट गैस को यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपका आंसर यही रहेगा, आर्गन और हीलियम को। और अगर ऑप्शन में आर्गन और हीलियम दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको आर्गन को क्लिक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो आर्गन यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेल्डिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूज़ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग में यूज़ होता है? ये देखिए दोस्तों आरआरबी मुंबई और एसएससी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा है GT8, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको टिग वेल्डिंग नहीं आया है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टिग इसका मतलब है टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग के अंदर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल होता है। मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग आपने अभी पढ़ा, इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है, कंज्यूमेबल होता है। और थर्मिट वेल्डिंग के अंदर भी जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कंज्यूमेबल होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए मिग वेल्डिंग। इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेटल ट्रांसफ़र होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, अ फाइन स्प्रे ऑफ मेटल। मेटल के फाइन स्प्रे की फॉर्म में क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट देखिए इन स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग। स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, आरआरबी जेईई शिफ्ट 3 2015 में एक क्वेश्चन आया था। स्ट्रेट पोलैरिटी दोस्तों मैंने आपको बताया डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी मीन्स कि स्ट्रेटली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेटली फ्लो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड मीन्स आप उसको इलेक्ट्रॉन समझो, इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव होगा तो उससे स्ट्रेटली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव, और जो हमारा वर्क पीस है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन है
इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वर्क पीस इज पॉजिटिव। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है इन केस ऑफ स्ट्रेट पोलैरिटी। अगर रिवर्स पोलैरिटी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ रिवर्स पोलैरिटी इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड वर्क इज नेगेटिव, दैट इज आवर रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वेल्डिंग कॉपर अलॉय विद टिग वेल्डिंग, अगर कॉपर अलॉय को आपको टिग वेल्डिंग की हेल्प से जॉइंट करना है तो किस टाइप की पोलैरिटी आप यूज़ करोगे। तो दोस्तों अगर आपको कॉपर अलॉय को जॉइंट करना है तो कौन सी पोलैरिटी यूज़ होगी, दैट इज़ आवर स्ट्रेट पोलैरिटी। कॉपर के ऊपर ज़्यादा हीट रहेगी 2/3 ऑफ द हीट, और इलेक्ट्रोड के ऊपर आपकी कम हीट रहेगी, दैट इज़ 1/3 ऑफ द हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्क स्टेबिलिटी इज़ बेटर विद, आर्क स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आर्क स्टेबल किस में होती है। तो दोस्तों जो आर्क स्टेबिलिटी की हम बात करें, अगर एसी वेल्डिंग की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पोलैरिटी है वो फिक्स नहीं है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, जिससे कि आर्क की स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। बट इन केस ऑफ डीसी वेल्डिंग क्या होगी, आर्क आपकी बिल्कुल स्टेबल आर्क बनेगी। तो जो आर्क की स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में रहेगी, डीसी वेल्डिंग में, क्योंकि इसके अंदर जो पोलैरिटी है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर आपने इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से जोड़ दिया और वर्क पीस को पॉजिटिव से, तो थ्रू आउट द वेल्डिंग प्रोसेस वो ऐसे ही कनेक्ट रहेगा और एक स्टेबल आर्क आपकी क्या होगी, जनरेट होगी इन केस ऑफ डीसी वेल्डिंग। तो अगर आपको आर्क स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, डीसी वेल्डिंग। मैग्नेटिक आर्क ब्लोइज, मैग्नेटिक आर्क ब्लो क्या है, देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ए रिसेंट वेल्डिंग टेक्निक यूज टू वेल्ड मटेरियल्स अकर्स व्हेन वेल्डिंग नियर इक्वेटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है फिनोमेना ऑफ अकरेंस ऑफ स्पैटर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन डीसी वेल्डिंग। जैसे मैंने आपको मिग वेल्डिंग में बताया था कि जो मिग वेल्डिंग में जो हमारा जो वर्क पीस है वो क्या करता है, एक मैग्नेट का काम करता है स्प्रे के लिए, जो कि स्प्रे को अट्रैक्ट करता है और स्प्रे ईजिली जाकर उस पर क्या होते हैं, मेल्ट होकर चिपक जाते हैं और एक वेल्ड क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक आर्क ब्लो है वो यही फिनोमेना है, फिनोमेना ऑफ अकरेंस ऑफ स्पैटर, जो स्पैटर प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन डीसी वेल्डिंग। तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा डी। ये देखिए दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद जेईई 2010 में एग्ज़ाम पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस। मिग वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर दोस्तों क्या यूज़ होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है। मिग वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, गलत। डीसी पावर सप्लाई, बिल्कुल सही। एसी पावर सप्लाई, नो। सबसे ज़्यादा मैंने क्या बताया था कि मिग वेल्डिंग के अंदर डीसी पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 1 और 3, दैट इज़ ऑप्शन डी, 1 और 3।